गिरोह रोहिंग्याओं को बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध रूप से भारत लाता है। मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद इस्माइल थाना कोतवाली नगर अलीगढ़ से इसको गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारा विशेष। ये विशेष इसलिए है क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां भारत में पैदा हो रही हैं, भारत हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा किस तरह ताक पर रखी जा रही है, जो लोग एनआरसी पर सवाल उठा रहे थे उनके लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत विशेष है। क्यों एनआरसी जरूरी है, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश यूपी एटीएस ने 2 ऐसे घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है जो न केवल इस देश में अवैध तरीके से रह रहे थे, बल्कि दूसरे अवैध घुसपैठियों को गलत दस्तावेज मुहैया कराकर इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को पूरी तरह से ताक पर रख रहे थे। इसलिए हम लगातार कह रहे थे कि एनआरसी जरूरी है। सबसे पहले यूपी एटीएस ने किस कदर 2 घुसपैठियों को पकड़ा और किस तरह ये 2 घुसपैठी, ये रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए खतरा बने हुए थे, सबसे पहले सुनते हैं। एटीएस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि म्यांमार निवासी रोहिंग्याओं का गिरोह रोहिंग्याओं को बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध रूप से भारत लाता है तथा उनका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी में पंजीकरण कराकर देश और प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थापित करता है और उसके उपरांत कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उनके भारतीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि तैयार कराकर उन्हें भारतीय नागरिकों के रूप में विभिन्न फैक्ट्रियां, जिसमें कि मीट कंपनियां भी शामिल हैं, मजदूर के रूप में कार्य दिलाता है। इसके बदले में उनसे वो धन का उगाही भी करता है और यह गिरोह अन्य देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त है। इस चीज़ों को विकसित करते हुए दिनांक 28/2/2021 को अभियुक्त मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद इस्माइल मखदूम नगर कबीला रोड थाना कोतवाली नगर अलीगढ़ से इसको गिरफ्तार किया गया। इसका मूल ओरिजिनल नाम हसन अहमद पुत्र नूर मोहम्मद है, जो कि ग्राम तमचन थाना मगरू जिला अकियाब म्यांमार का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया। उसी क्रम में इसके पूछताछ की गई और इसके भाई शाहिद पुत्र इस्माइल निवासी कासिम नगर उन्नाव, ये भारत में इस नाम से रह रहा था, जबकि इसका नाम साहिल मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी जो ऊपर बताया गया है वहीं का म्यांमार का रहने वाला है, को आज दिनांक 1-3 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से भारतीय पासपोर्ट सहित अन्य सभी भारतीय दस्तावेज तथा 5 लाख रुपए की नगद राशि बरामद की गई है। तो ये संख्या 2 की नहीं है, ये संख्या 2 करोड़ है। अगर देश भर में हम देखें, ऑफिशियल अनऑफिशियल देखें, तो 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी इस वक्त देश में है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को किस कदर ताक पर रखा जा रहा है हमारी कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टियां अपनी वोट बैंक निर्धारित करती हैं इन घुसपैठियों के मार्फत। इसलिए सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि एनआरसी इसलिए जरूरी है। 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करती हूं। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। वेद भूषण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल करूंगी, दोनों से मेरा एक ही सवाल होगा। सबसे पहले वेद भूषण जी, आपके पास आते हुए, ये पहला वाकया नहीं है। अभी बीते महीने ही मथुरा से भी ऐसे ही रोहिंग्या घुसपैठियों को
यूपी एटीएस ने धर दबोचा था। और बात सिर्फ यूपी की नहीं है, अगर हम देश के तमाम राज्यों की बात करें तो आज इन घुसपैठियों की जड़ बहुत गहरी हो चुकी है और इसीलिए बनता है कि एनआरसी जरूरी है। संभल के रहना छुपे हुए घर के गद्दारों से। हमारे यहाँ एक गद्दारों की बहुत बड़ी इस टाइम मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं बहुत पोरस हैं, बहुत सारे कंट्रीज से उनकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, पर चारों तरफ दुष्टों का जो जाल फैला हुआ है उसको हमारे यहाँ भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो उनको मदद कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं। रोहिंग्यास का मसला जब एनआरसी सीए हुई थी, आपको याद होगा दिल्ली में ताहिर हुसैन अरेस्ट हुए थे, आज भी वो जेल है। तो बहुत सारे यंग लड़कों को वो गाजियाबाद से मेरठ से लाए थे, वो कौन लोग थे उसके बारे में अभी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी आप देखिए परसों दिल्ली के अंदर एक बहुत संगीन वारदात हुई, यदि उसको वीडियो को दिखा दिया जाए तो लोग डर जाएंगे देखकर। एक औरत छोटे बच्चे को लेकर गोदी में जा रही है, एक आदमी उसकी चेन स्नैचिंग करता है, जब वो विरोध करती है तो उसका चाकू मार दिया जाता है जिसकी की बाद में मौत हो जाती है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें रोहिंग्या महामहिम मिले। तो आप देखिए दिल्ली की राजधानी में रोहिंग्या मर्डर कर रहे हैं, चोरी डकैती और दुनिया भर की वारदात कर रहे हैं। अभी आप एनआरसी सीए की बात कर रही थी, एनआरसी सीए इन्हीं लोगों को बचाने के लिए लोग सड़कों पर आ गए थे, पर वो सब बेनकाब हो गए, उनकी परतें खुल गई। अभी जो लखनऊ आप एडीजी साहब का आप स्टेटमेंट सुना रहे थे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है कि म्यांमार के रहने वाले थे। म्यांमार में जिस तरह से अस्थिरता बनी हुई है, वहां पर गवर्नमेंट को हाईजैक कर लिया गया है कुछ विशेष लोगों के द्वारा किसी विशेष पर्पज से। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो इतना पोरस है कि आप सब्जी वहां से खरीद कर ला सकते हैं, दूध खरीद कर बांग्लादेश से आके इंडिया में त्रिपुरा में आ सकते हैं। तो इन तमाम कमियों का इस तरह के तत्व फायदा उठा रहे हैं और बांग्लादेश के बॉर्डर से वो अपना जो कीचड़ और जो गंदा खून है वो इंडिया में भेज रहे हैं। इंडिया में भेज रहे हैं, लेकिन इंडिया में ही रहने वाले चंद महानुभाव ऐसे हैं जो इनके प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं। उनको जो घटनाएं होती हैं वो नजर नहीं आती क्योंकि उनको अपना एक एजेंडा साधना होता है। विनोद जी, आपके पास आते हुए, जब भी एनआरसी और सीएए की बात चलती है, सीधे सीधे हमारे देश से एक तबका खड़े होकर ये कहने लगता है कि अरे जो सरकार एनआरसी ला रही है वो मुस्लिम विरोधी है। वो ये क्यों नहीं देखते कि अवैध घुसपैठिए वो रोहिंग्या मुसलमान जो अवैध तरीके से इस देश में आए हैं, उनका क्या काम है? उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेंगे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदायक होंगे, देश में हो रहे क्राइम के लिए वो जिम्मेदार होंगे। ये बातें क्यों नहीं उन्हें नजर आती है? अभी देखिए, ये देश की राजनीति का एक विकृत चेहरा इस रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से अपने सामने आ रहा है। जो वेदभूषण जी ने जो बातें कही, बड़ी गंभीर बात कही है, उन पर पता नहीं क्यों जो सरकारी तंत्र है और जो प्रशासनिक तंत्र है पूरी तरह से फेल है। मैं कहूंगा कि जब अभी इस समय जो बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन का जो माहौल है उसमें चारों तरफ एक बात की चर्चा तो है कि किस मुस्लिम सीट पर कौन सा प्रत्याशी खड़ा किया जाए, कौन सी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा किया जाए, कैसे गठबंधन करके उन इस्लामिक जिहादियों के वोट बटोरे जाएं। लेकिन कोई अभी तक ये नहीं कह रहा कि इस्लामिक जिहादियों को, इनको ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी है उनको निकाला कैसे जाए, उनको चिन्हित कैसे किया जाए और उनको मौत के घाट कैसे उतारा जाए। आप मुझे बताइए कि ये जो लोग हैं वो, उनके लिए बांग्लादेश जैसे देश ने भी एक ऐसा पुख्ता इंतजाम किया है जो अकल्पनीय है। आप देखिए, जबकि वास्तव में देखा जाए तो बांग्लादेश की संतान है ये रोहिंग्या क्या है, बांग्लादेश के सैनिकों की अवैध संतान है सारी की सारी। और ये जो अवैध संतान है जो बांग्लादेश खुद भी सहन नहीं कर पा रहा और उनको उठा करके समुद्र के कोने में जाके फेंक दिया। चारों तरफ पूरे विश्व के अंदर छीछा लेदर हुई, लेकिन आज तक उनको कोई बचा नहीं पाया, वो तो भेज दिया उन्होंने और ये मरने के लिए, डूबने के लिए भेजे हैं। लेकिन हमारी सरकार पता नहीं क्यों सोई हुई है। हमारा सरकारी तंत्र और जो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारी की सारी सुप्तावस्था में। बड़ा ताज्जुब होता है, उनके वोट के भूखे हैं वो लोग। इस समय जो है सिर्फ एक ही होड़ मची हुई है कि किस तरह से उनके वोट बटोरे जाए। और ये जो वोट है बेसिकली, जो अब तो आप अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। एग्जैक्टली, आपने सही कहा कि आप आइडेंटिफाई कर लेंगे जी। अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो एक समस्या दूसरी और आती है। लामी जी, आपको याद होगा कि कर्नाटक सरकार ने ऐसे कई रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके कोर्ट के सामने पेश किया था
कि भाई इनको डिपोर्ट किया जाए। तो आपको पता है क्या हुआ, वहां पर कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो विदेशी नागरिक है, इनके लिए वो सुविधा देनी पड़ेगी जो विदेशी कानून के हिसाब से जरूरी है, निश्चित और रूप उनके से। लिए भैया आप जो है ना वो अपना बड़े 5 स्टार होटल बनाइए। एक जो परिस्थिति, एक जो पॉइंट, मेजर पॉइंट आपने उठाया कि इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, क्योंकि इनके पास तो वेदभूषण जी सभी तरीके के इनके पास डिटेल्स होते हैं, और खास तौर से जो डिटेल, इंपॉर्टेंट डिटेल है, अगर आज की ही अब हम इस खबर के हिसाब से ही अगर देख लें तो ये मोहम्मद फारूक और शाकिब, ये दोनों जो दूसरे घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को यहां लेकर आते थे, उनका संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी यूएनएचसीआर में रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता था। तो वो तो क्लियर कर दिया जाता था कि ये घुसपैठी नहीं, ये शरणार्थी हैं। हमारे यहाँ तो अभी तय ही नहीं हो पाया कि कौन घुसपैठी है और कौन शरणार्थी है, क्योंकि महीन धारा तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट सामने खींच देते हैं। वेदभूषण जी, वेद जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही आधार है। कार्ड बनवाना जी, इस तरह का बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद है जो इन लोगों को सपोर्ट करता है। खासतौर से जैसे मेवातियों का भी नाम आ रहा है, मेवात इस काम के लिए बहुत मशहूर रहा है, और केवल इस रूप में दिखाया जाता है कि जैसे हिंदू मुस्लिम का मामला है। ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, इसकी जड़ें कहीं और है। जो अब आपने बंगाल इलेक्शन का नाम लिया, वहाँ रेशियो देखा जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान किस रेशियो में, किस सीट से किसको, जैसे बंसल जी ने कहा, बंसल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, वो रेशियो तलाश कर रहे हैं कि किस कैंडिडेट मुस्लिम है, किससे फायदा मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज केवल और केवल गद्दी के और कुर्सी के लिए लड़ रही हैं, परंतु जो इसके पीछे आदर्श ताकते हैं, या यूनाइटेड नेशन से जो असाइलम शरणार्थी का एक लेकर आप सर्टिफिकेशन लेके आते हैं, इस पर तमाम रोक लगनी चाहिए। ये शरणार्थी नहीं है, ये टेररिस्ट हैं, उग्रवादी हैं, इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ना ये पैट्रियोटिक है। इन भावनाएं और इनका जो कार्य है बिल्कुल डिफरेंट है। ये सरकार की अब जिम्मेदारी है। ये चौंकाने वाले जो तथ्य और समाचार आ रहे हैं, मैंने अभी आपको दिल्ली का इंसिडेंट बताया जी। इस दिल्ली शहर के अंदर लाखों बांग्लादेशी, वो रोहिंग्याज नहीं है, ये मानता हूं मैं, लाखों दिल्ली शहर के अंदर ऐसे बांग्लादेशी हैं जिनको बार बार दिल्ली पुलिस के आदमी बॉर्डर पार कराकर आते हैं, बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ की मदद से, परंतु वो पुलिस वाले दिल्ली पहले लाइट पहुंचते हैं, उससे पहले वो दिल्ली आ चुके हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे आदमियों का पूरा साथ है कि तुम डिपोर्ट करो, हम उनको वापस लेकर आ जाएंगे। ये बिल्कुल ओपन चैलेंज है सरकारों के लिए, इस पूरी देश के लिए। ये इसमें कोई बहुत बड़ा सीक्रेट या मैं ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ जो किसी ने ना सुनी हुई हो। ये बिल्कुल आंखों देखी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये जो हमारा दिल्ली का एफआरआरओ है, जो डिपार्टमेंट है, वहाँ के लोग जाते हैं और वो दूसरे रास्ते से वो निकलकर इंडिया में आ रहे होते हैं। तो हमें अपने घर में भी देखना है कि हमारे घर में कौन कौन गद्दार हैं जो ऐसे गद्दारों को शरण देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और उनको दिल्ली वापस लाते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी और ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज किया जाता है। विनोद जी, कहा भी जाता है घर का भेदी लंका डाय। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जयचंद हैं जो लगातार देश विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले लोगों के लिए एक सिक्योरिटी शील्ड बन जाते हैं। पूरे सिस्टम में घुन लगा हुआ है, और अगर उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाओ तो फिर कहते हैं कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, आप इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये परिपाटी जो तय करने की कोशिश की जाने लगती है, क्या आपको नहीं लगता कि उसका संबल ही लेकर ये रोहिंग्या घुसपैठी बार बार घुसपैठ करते हैं? इसलिए पहले हमको इनके लिए भी एक एक्शन लेने की जरूरत है जो सिक्योरिटी शील्ड बना रहे हैं। देखिए, कल एक टीवी चैनल की डिबेट में 4 पैनलिस्ट मुसलमान थे, एक मैं अकेला हिंदू था, और उस पर मैं बात ये हो रही थी कि मुसलमानों के वोट बैंक को कैसे रिझाया जाए। ये होड़ मची हुई है बंगाल के अंदर, और बंगाल में एक मुसलमान ने क्या अपनी उसकी पार्टी छोड़ी कांग्रेस को और अपने एक नया पार्टी क्या बना ली। उसके बाद बाकी जो मुस्लिम संगठन है वो सारे होड़ लग गए कि मैं उसको पकड़ूं कि मैं उसको पकड़ूं। आप देखिए कि बात बड़ी गंभीर है। ये जो पार्टियां जिनके नाम के आगे मुसलमान लगा हुआ है, जिनके पार्टी के नाम में मुसलमान है और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो मैं हिंदुओं को साफ कर दूंगा। ये जो जितने भी इस तरह के गुर्गे हैं, जिस तरह के गैंग है, मैं कहूंगा इनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये गैंग लीडर्स हैं, और ये पॉलिटिशियन नहीं है, गैंग लीडर्स हैं बेसिकली। तो आप मुझे बताइए कि ये जो लोग हैं सारे के सारे मुस्लिम वोटों के लिए, और उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। मजे की बात ये आखिरकार जो रियल अल्पसंख्यक देश के हैं उनको तो कोई पूछता ही नहीं है और उनकी कोई समस्या भी नहीं है। वास्तव में देखा जाए, देखिए बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी,
ये इनमें से किसी की आवाज सुनी है आपने कभी भारत के अंदर का? कोई किसी ने कोई कहा हो कि हमें अल्पसंख्यक का दर्जा दो या हम प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं? लेकिन हमेशा सिक्योरिटी की बात करता है तो मुसलमान करता है, और जबकि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट वही लोग बने हुए हैं जो इस्लाम के जिहाद के नाम पर जो है ना पूरे दुनिया को खा रहे हैं और भारत को भी खा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आखिरकार ये जो लोग हैं ये बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? इनको, रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों घुसपैठियों को या अन्य घुसपैठियों को आखिरकार कौन शरण दे रहा है? आप देखिए, वैसे तो हिंदू अगर कोई बस गया जम्मू कश्मीर के अंदर तो हो अल्लाह मच जाएगा, लेकिन ये रोहिंग्या मुसलमानों को जाकर के वहां पर जम्मू के अंदर बसाना, और वो भी हमारे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के साथ में बसाना, ये कितनी जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी है। लावणी जी, मैं आपको बताऊं, जब ये रोहिंग्या पहली बार आए थे 2008 के आसपास की बात है संभवतः ये, तो उस समय जब ये आपको याद होगा बसंत कुंज में UNHRC का दफ्तर हुआ करता था उसमें, और वहां जाकर के बड़ी संख्या में ये लोग जाकर के वहां टीले पे इकट्ठे हो गए, और वो UNHRC से कहने लगे नहीं जी हमारे पास, हमें इसको वीजा दो और हम एक रिफ्यूजी के रूप में रहना चाहते हैं। तो रात को मुझे जैसे पता लगा, रात को 11 बजे विश्व हिंदू परिषद ने एक स्ट्रॉन्ग लेटर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CGI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UNHRC और UN सिक्योरिटी जनरल को लिखा। बाकायदा मैंने वो लेटर रात को 11:30 बजे रिलीज किया, और उसमें कम से कम 40 पेज के दस्तावेज थे, और उसमें उस समय कहा था कि देखिए ये रोहिंग्याओं का इतिहास, रोहिंग्या की संस्कृति, रोहिंग्या को काम और इनकी जो प्रकृति और प्रवृत्ति है वो सारी की सारी दुनिया जानती है। ये अगर आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हो, देश को बर्बाद करना चाहते हो, तो उनको शरण दीजिए, नहीं तो नहीं। दुनिया के ही कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पॉइंट से मुंह फेर लिया, और उन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो उन देशों में हमारा भारत भी इसलिए शामिल हो जाएगा क्योंकि भारत में ही चंद, मैंने कहा ना, चंद ऐसे जयचंद हैं जो देश विरोधी इन ताकतों को संबल देते हैं, और यही वजह है कि हमारा देश बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़े सवाल खड़ा करता है। उन सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। वेदभूषण जी, अगर बीते इतिहास को उठाकर देखें तो 2012 में ही, खास तौर से माफ कीजिएगा 2004 में ही श्री प्रकाश जायसवाल ने ये कह दिया था कि हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान आ चुके हैं, घुसपैठ हो चुकी है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज किया गया क्योंकि कांग्रेस की राजनीति करने का तरीका और उनका आधार दुनिया जानती है। कांग्रेस के ही शासनकाल के एक मंत्री सच बयां कर रहे थे, लेकिन उस सच को पीछे कर दिया गया। उसका नतीजा आज ये है कि पूरे देश में अगर देखें तो 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे घुसपैठी हो चुके हैं। हम ज्यादा दूर नहीं जाएं, आप बार बार नेशनल कैपिटल दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में 10 ऐसी जगहें हैं जो इन रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से नो गो एरिया बन चुकी है। क्या ऐसी राजनीतिक पार्टियों को ये तस्वीरें नजर नहीं आती? क्या अपने ही मंत्रियों द्वारा, अपने ही नेताओं द्वारा, अपने ही चेहरों द्वारा कही गई बातें याद नहीं आती हैं? और खुद इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि अगर पानी सिर से ऊपर जाने लगे तो इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ये बात भी कांग्रेस भूल गई जिसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। वेदभूषण जी, देखिए, आपको याद होगा कि फ्रांस के अंदर सबसे पहले उन्होंने कहा हम बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे देश में सभी का सम्मान है। जब वहाँ पर्टिकुलर कम्युनिटी वहाँ मेजोरिटी में आ गई, ताकत में आ गई, पैसे से, ताकत से, रसूख से, हर चीज से चेंज आ गई, और वो फ्रांस वाले बौखलाए हुए हैं, जो ओरिजिनल फ्रेंच हैं वो बौखलाए हुए हैं। ये हाल यूनाइटेड किंगडम का हुआ, वहाँ पे लंदन के अंदर यूके में कहा गया कि हमारे यहाँ सब वेलकम है। अब जब उनकी मेजोरिटी बनने लगी, उनके ऊपर ही अटैक होने लगे, कहने लगे ये तो गलत लोग आ गए हैं। ये पूरे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड है यूनाइटेड नेशंस में। जितनी जगह आप गूगल करके देखें, जितनी जगह यूनाइटेड नेशंस के मिशन चल रहे हैं उसमें एक पक्ष मुस्लिम है। मैं हिंदू मुस्लिम की बात पे नहीं जाना चाहता, परंतु ये अब सरोकार का सब्जेक्ट बन चुका है। आपको जानना ही होगा कि दूसरा पक्ष मुस्लिम क्यों है। आप कहीं ग्रीक और मुस्लिम्स का देखेंगे, क्रिश्चियंस का, मुस्लिम्स का देखेंगे, हिंदू क्यों नहीं मिलते, बौद्धिस्ट क्यों नहीं मिलते, और भी तो इस दुनिया के अंदर धर्म है। पूरे वर्ल्ड के अंदर हाहाकार है। अभी अमेरिका के अंदर अभी इलेक्शन हुए ताजा, वहां भी उन्होंने इस तरह से घुसपैठ बढ़ाई है, चाहे वो अफ्रीकन मुस्लिम है, चाहे वो इंडियन मुस्लिम है, चाहे बांग्लादेश के मुस्लिम है। तो ये इनकी मानसिक प्रवृत्ति होती है। इनको सिखाया जाता है कैसे प्रसार करना है, अपने इस्लाम का प्रसार करना है, किसी कंट्रीज में कैसे पैठ करनी है। दुनिया के दूसरे देश, यूरोपीय देशों ने जब वो भुगत लिया तो उस राह पर चल पड़े हैं, वो अपोज कर रहे हैं, लेकिन भारत निरंतर भुगत रहा है। फिर भी भारत में यूनानिमस वॉइस नहीं हो पा रही है। विवेक जी, यही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये एकजुटता नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ इस तरीके के मुद्दों पर एक सुर में राष्ट्रीय
सुरक्षा के मुद्दे पर भी एक सुर में आवाज नहीं उठती है। शमशेर पठान जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, किसी वजह से वो स्काइप पे नहीं जुड़ पा रहे हैं। शमशेर जी मुस्लिम स्कॉलर हैं और पेशे से पूर्व पुलिस अधिकारी भी रह चुके हैं। शमशेर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मुझे याद है कि एनआरसी के मसले पर आपने बार बार कहा था कि एनआरसी की जरूरत क्या है। अब जब एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं कि रोहिंग्या घुसपैठी पकड़े जा रहे हैं, वो घुसपैठी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो फिर क्यों ना जरूरी हो एनआरसी? हेलो जी शमशेर जी, एनआरसी तो रोहिंग्या के लिए एनआरसी नहीं है, ये पूरे तमाम लोगों के लिए एनआरसी है, खाली रोहिंग्या के लिए एनआरसी नहीं है वो। और रोहिंग्या अगर कभी घुसपैठ किए हैं तो उन्हें पकड़िए, उस पर कार्रवाई कीजिए। तो घुसपैठी हैं कौन, ये भी बता दीजिए। एनआरसी का सुनिए मेरे बात को, एनआरसी का मकसद खाली है कि मुसलमानों को टारगेट करना, अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिलते उनके पास तो उन्हें घुसपैठिया घोषित कर देना और उन्हें नहीं तो जेलों में डॉक्यूमेंट सिर्फ मुसलमानों के पास नहीं है, क्यों नहीं है मुसलमानों के पास? अगर मुसलमानों के पास डॉक्यूमेंट क्या नहीं है भाई? अगर पेपर नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, तो उसको आप लोग के लगे उसको सिटीजनशिप दे देना। नहीं तो यही बात तो है ना शमशेर जी, अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। ये एनआरसी उनके लिए हो रहा है जो अवैध रूप से इस देश में रह रहे हैं। इस देश में कोई घुसपैठिया अवैध रूप से क्यों रहे? वो रोहिंग्या मुसलमान क्यों रहे? टारगेट करने से मुसलमानों को खलीस करना पहले। अगर रोहिंग्या आपको मिलता, आपको पता है, आपने खबर पढ़ी है? मुझे लगता है कि आपको खबर नहीं पता। फिर रोहिंग्या मुसलमान खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। मोहम्मद फारूक और शाकिब जो ये कह रहे हैं कि हम रोहिंग्या मुसलमान हैं, हमने घुसपैठ की है और अपने और भी साथियों को यहाँ घुसपैठ कराई हुई है, तो ऐसे लोगों के लिए तो एनआरसी बना हुआ है। फिर आप इनका क्यों विरोध कर रहे हैं? इनको क्यों समर्थन दे रहे हैं ऐसे लोगों को? रोहिंग्या पे घूमने उन्हें वापस भेजिए, ये हमारा भी कहना है। अगर रोहिंग्या घुसे हुए है आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें बोल रहे नहीं इसके बारे में। एनआरसी और सीए से क्यों भाग रहे हो? पहले बॉर्डर पे से कैसे अंदर आ रहे हैं, पहले इसके पहले शमशेर जी एनआरसी और सीएए से प्रॉब्लम क्यों है? विनोद बंसल जी ये पूछ रहे हैं आपसे। जो चीजें देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बन रही हैं, उससे आपको परेशानी क्यों है? उनका पहले कार्रवाई कीजिए आप ना, वो कार्रवाई छोड़ के आप चिल्ला रहे आप। खाली कार्रवाई होनी चाहिए रोहिंग्या पे, हम कहा नहीं कहते। अगर रोहिंग्या आए हुए हैं आप आइडेंटिफाई कीजिए तो कार्रवाई कीजिए, मैटर है। लेकिन उन्हीं रोहिंग्याओं को जब पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ तो लेके आप लोग सड़क पर मोर्चाबंदी करने लगते हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये नहीं देखा जाता कि वो घुसपैठी है, ये नहीं देखा जाता कि वो किस तरीके से देश के लिए खतरा बन रहे हैं, ये नहीं देखा जाता कि नेशनल कैपिटल में किस तरह से चुन चुनकर वो लोगों को मार रहे हैं। आपके रास्ते पे नहीं आया है, बात मत कीजिए। रोहिंग्या का कार्रवाई कर रहे हैं, जरूर कीजिए। वो बर्मा के लोग हैं, वो उन पर कार्रवाई कीजिए आप लोग। विनोद बंसल जी सहमत है शमशेर जी जो कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए यही अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि संबल कैसे मिलता है। मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कार्रवाई करने को मना नहीं कर रहा हूँ। कार्रवाई कीजिए, आप पकड़िए उनको। अच्छा ठीक है विनोद जी लिया। अरे ठीक है ठीक है विनोद जी बोलिए। सुनो शमशेर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है कार्रवाई करो, आपका विचार अच्छा है ये, लेकिन मैं एक और बात कह रहा हूँ कि जब कार्रवाई करने के लिए बात आती है तो आपके लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं उनको ऐसे। अरे भाई क्या बात करो, उनको पढ़ा देने का काम कौन कर रहा है? महीनों तक सड़कें जाम कर दी गई थी शमशेर जी, अब समय कम है हमारे पास। सबसे पहले उनको समय कम है मेरे पास, लेकिन इतना जरूर है कि शमशेर जी आप जिस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, महीनों सड़क जाम कर दी थी आप लोगों ने, दंगे तक की नौबत आ गई थी, सिर्फ उन घुसपैठियों को समर्थन देने के लिए, उन अवैध लोगों को समर्थन देने के लिए जिनको बाहर भेजने की जरूरत है, जो आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है, आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। और इसीलिए सवाल उठता है कि क्यों एनआरसी जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आज समय की बाध्यता है, हमारे पास समय बहुत कम था, लेकिन इतना तो जरूर है, एक के बाद एक जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, उसने यह तय कर दिया है कि एनआरसी लागू करने का यह सही वक्त है। अगर अब भी नहीं चेते तो आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा बदतर हो जाएगी। आकलन करिएगा, सावधानी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी बस इतना ही।
जय हिंद। निवासी रोहिंग्यों का गिरोह रोहिंग्यों को बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध रूप से भारत लाता है। मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद इस्माइल थाना कोतवाली नगर अलीगढ़ से इसको गिरफ्तार किया गया।